कॉफी ले ली। नींद इतनी आ रही है आज सुबह सुबह, ऐसा होता है ना कई बार, बहुत ज्यादा नींद आती है सुबह सुबह। चलिए शुरू करते हैं फिर लेक्चर नंबर 1। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ईएमआई है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है, 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे ईएमआई। बताइए व्हाट इज मैग्नेटिक थ्रू एरिया। फ्लक्स थ्रू एरिया? व्हाट इज फ्लक्स? मैम एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही होता है ये भी, मतलब कि मैग्नेटिक, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया में से जा रही होती है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया में से कितनी जा रही होती है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लीजिए ये आपके पास सरफेस है और इससे हमारे पास 4 लाइन क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 क्रॉस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर की बात हम करते हैं कि परपेंडिकुलरली कितना क्रॉस कर रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग फाई से करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास बी डॉट ए, इसको हम लिखते हैं बी ए कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा किसके बीच में है? बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है सबको ये चीज? अच्छा, अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगी? इंटीग्रेटेड फॉर्म में। यस, तो फाई आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में? बताइए। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बी डॉट डी ए, हाँ जी बच्चों। मैम 0। यस 0। क्यों 0 होता है ये? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम लोगों ने किया था ना, चार्जेस सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डायपोल्स की, यहाँ पर हमारे पास जो है सिंगल चार्ज जो है या सिंगल मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप क्लोज सरफेस में रख रहे हैं तो मान लीजिए आप क्या कह रहे हो कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, इन्हीं की वजह से आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या आपके पास नॉर्थ और साउथ अलग अलग एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो अगर आप क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों आएगा, तो इसकी वजह से इस क्लोज सरफेस से बाहर कोई फील्ड नहीं जा रहा है। तो हमेशा ये चीज याद रखेंगे, 1 मार्क में जरूर पूछी जा सकती है चीजें इस तरह की कि क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 0। और रीजन क्या है? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है इसकी? व्हाट इज द यूनिट? टेस्ला, मीटर स्क्वायर या वेबर? ठीक है, आगे चलते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 लॉज है। पहला लॉ क्या कहता है कि किसी कंडक्टर से रिलेटेड अगर कोई फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है, तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। राइट, यही है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है और कंडक्टर से रिलेटेड फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, कम भी हो रहा है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट चेंज है इन द फ्लक्स रिलेटेड टू कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कैसे दिखाते हैं? ई से। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय में dt। ठीक है, कि आपके पास रेट ऑफ चेंज कितना है, कितना ज्यादा पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहा है फील्ड लाइंस का रिलेटेड टू कंडक्टर, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आ जाता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है? व्हाई नेगेटिव साइन? यस, लेंस लॉ में हम, हाँ लेंस लॉ में हम ये लोग पढ़ते हैं, ये चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास जो जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है ना ईएमएफ को, वो उसी को अपोज करता है। जिस कारण से प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करेगा। थोड़ा डिटेल में हम आगे से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। इस वजह से आपके पास क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए फिर।
A is equal to नहीं, A is equal to नहीं, a 100 turn coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. When plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be कितना होगा? सभी बच्चे निकाल, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करें, ठीक है? ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस आएंगी नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आने हैं आपके। सॉल्व इट। फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, क्या लगा रहे हो? मैम एनबीए। एनबीए, हाँ यस। एन से मुझे याद आया कि अगर कॉइल्स आप एक ले रहे हैं तो आप जो फ्लक्स का फॉर्मूला है बीए लिख रहे हैं या बीए कोस थीटा लिख रहे हैं। अगर कॉइल्स आपका बढ़ जाता है, जितना कॉइल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैम 2 into 10 to the power minus 4। 2 into 10 to the power minus 4। यस मैम। नहीं बेटा, ये नहीं आएगा। मैम 2 into 10 raised to the power minus 2। 2 इंटू, हाँ आपके पास आ जाएगा 0.02 वोल्ट। ठीक है, कर लोगे? फॉर्मूला आपने क्या बताया है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ई है आपके पास क्या? d∅dt। ठीक है, 100 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.0 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको फील्ड भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है। व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी इनिशियली मान लीजिए वो 0 एंगल बना रहा है, तो बाद वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 90, तो चेंज इन फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, और कोप्लेनर एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट किया है, एक कॉइल को कोप्लेनर एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट कर दो ऐसे। बाद में कैसे हो जाएगा? कुछ इस तरीके से, पहले एरिया वेक्टर आपकी तरफ अगर है, बाद में इधर हो जाएगा। ठीक है, इन 0.1 सेकेंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, तो आपके पास अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो d∅dt होता है। ठीक है, और अगर आप बात करें एवरेज तो ΔΦ/Δt ऐसे भी लिखते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अगर आप अभी सिर्फ चेंज की बात करो, साइन को भूल जाओ, कितना चेंज आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक तो 0 बन रहा है और एक कितना बन रहा है? b 5 into 5 minus 5। ठीक है, तो आपके पास नीचे टाइम आ जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइल्स अगर 100 है तो nba, तो 800 इंटू में b कितना है आपके पास? 5 into 10 to the power minus 5 और एरिया कितना है? 0.05 और टाइम है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका ये आएगा। क्लियर है सबको? सेकंड केस में 0 कैसे लिया? सेकंड केस में 0 कैसे लिया? मैं आपको इससे समझाती हूँ। लेट्स से ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास वो है कॉइल। पहले स्टार्टिंग में कैसे रखा है? ऐसे रखा है, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनिशियली इसका एरिया वेक्टर भी आपकी तरफ होगा ऐसे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी तरफ है, तो बी ए कोस 0 हो जाएगा ना, फर्स्ट वाला केस जब ये ऐसे रखा है। अब आप इसको रोटेट कर दो, ये रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है ना जिधर था, और इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया। इनके बीच में कितना एंगल बन गया? 90, तो फाइनल कितना बन गया? 0। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में जो टाइम, जिस टाइम में वो रोटेट करा है आपको उस टाइम से डिवाइड करना है। मैम सेकंड वाले का 0.5। सेकंड वाले का आपके पास है 0.5 एम्पियर, बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है? कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस इन्होंने दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज 50 t² + 4 द करंट इन द कॉइल, तो आपको क्या करना है? d∅dt यहां से निकल जाएगा ना। d∅dt कैसे निकला? 100t, राइट, और t = 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा आपके पास? यही आपके पास क्या है? e, ये हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा क्या है? करंट। करंट क्या होता है? V = RI होता है, तो EMF बाय में रेजिस्टेंस, दिस इज करंट। तो EMF आपने 200 निकाला है और रेजिस्टेंस कितना है? 400। कितना हो गया ये? 0.5 एम्पियर। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इंड्यूस्ड चार्ज की।
इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, किसी को याद है? इंड्यूस चार्ज कितना होता है? इंड्यूस चार्ज अगर मैं पूछूं, इंड्यूस ईएमएफ मैंने निकाल लिया, इंड्यूस करंट में मुझे पता लग गया, इंड्यूस चार्ज कैसे निकालोगे? ईएमएफ आ गया तो रजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। देखो आपके पास ईएमएफ है d∅/dt, ठीक है, आपके पास करंट होता है dq/dt, होता है नहीं होता है? और Yes, करंट ma'am. की वैल्यू हम लिखते हैं क्या? 1/r e, राइट? यही होता है ना। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो I की वैल्यू आप रख लो dq/dt, ईएमएफ की वैल्यू है 1/r d∅/dt, dt से dt कैंसिल हो गया, dq इज इक्वल टू 1/r d∅, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो चार्ज आ जाएगा आपके पास del∅/r। इसको याद रखें, हो सकता है डायरेक्ट ये फॉर्म आपसे पूछ ले, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर बेटा? इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन फ्लक्स बाय में रेडियस, ठीक है? करंट आप निकाल सकते हो, अब ईएमएफ आप निकाल सकते हो, अब चार्ज आप निकाल सकते हो। मैम आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है ना? रेजिस्टेंस बेटा, आर इज रेजिस्टेंस। मैम ठीक है। डेल्टा क्यूब 5/r में वो तो रेडियस बताया था आपने अभी। रेडियस कहाँ बताया था गलती से मैंने? बोल दिया मैंने। क्या कह रहे हो बेटा? डेल्टा आपने गलती से अभी रेडियस बोल दिया था आर को, तभी मैंने हाँ। पूछा कि मैंने रेजिस्टेंस। सॉरी रेजिस्टेंस मैंने बोला ना, आज मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, तो ध्यान से सुनो और मेरी गलतियां पकड़ो। तो Q इज इक्वल टू del∅ में R इज रेजिस्टेंस। क्लियर? मुझे रेडियस से इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ा था जो आपको पढ़ाना था मुझे, मेरे को आपको लास्ट टॉपिक जो कराना है, इस रोड को रोटेट करना है, तो वहां जो रेडियस से रिलेटेड एक मैंने न्यूमेरिकल देखा था, तो मेरे को दिमाग में R से वो चल रहा था। चलिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किससे निकालते हैं हम लोग? राइट हैंड लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस कारण की वजह से ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। क्या है इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या फिर ईएमएफ क्या होगा? इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो अलग अलग केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं सो दैट आपका डायरेक्शन निकालने का प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला वाला केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये एक कॉइल है, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा? एंटी क्लॉक होगा। एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बात कर रहे हो कि बी इंक्रीज हो रहा है, यानी कॉइल से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, और फ्लक्स आपको पता है फ्लक्स किस किस चीज से बढ़ता है? बी से बढ़ता है, या आप एरिया चेंज कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा रहे हो, या आप उसको रोटेट कर रहे हो, या वी वेलोसिटी के साथ उस कॉइल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हो। तो दीज आर द वेज जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो बी इंक्रीज हो, देखो अब इस कॉइल में दो डायरेक्शन हो सकता है, एक तो आपका क्लॉकवाइज और एक ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज हो गया। अब बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो इस कॉइल से आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बढ़ रहा है, उसको मुझे अब अपोज करना है। अपोज करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड अंदर चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा? सॉरी, अंदर तो है, मुझे अपोज करना है तो किधर आएगा? बाहर। तो बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इस तरीके से कॉइल के, सबसे पहले इसमें आप थंब पे फोकस करेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए। अब आपकी जिधर फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। क्लियर है सबको? मैम पहले तो जैसे करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो वैसे तो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड मतलब क्लॉकवाइज होगा ना पहले तो। आप सोचो कि अभी इसके अंदर करंट है ही नहीं, आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, और मैंने एक कॉइल रखा, ठीक है, कॉइल रखा तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंज हुआ, चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ किस तरफ आपको वो चेक करना है, ठीक है? दोनों केसेस जब आपको ऑलरेडी चल रहा है और अब उसमें इंड्यूस्ड किधर आ रहा है वो न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगी आपको, वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलो, सेकंड केस में बी इज डिक्रीजिंग। अब एंटी बी डिक्रीज, क्लॉकवाइज। हाँ जी, हाँ बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज आएगा इसमें भी। क्यों? क्योंकि डिक्रीज की वजह से फ्लक्स है और डिक्रीज कर रहा है
अब उसको अपोज करेगा। अभी मान लीजिए ये बाहर की तरफ है, ऑलरेडी आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसको अपोज कौन करेगा? अंदर वाला। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? बी इज डिक्रीजिंग। इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज करना चाहेगा, तो बाहर हाँ की तरफ हो जाएगा। बिल्कुल, बी डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करना चाहेगा, तो बाहर की तरफ ही आपको दिखाना है, तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? अब इसमें मान लेते हैं हम लोग करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड का किधर होगा? इस कॉइल से रिलेटेड, कॉइल से रिलेटेड बताइए। मैम क्लॉकवाइज। नहीं, मैंने एंटी बी पूछा, ओनली बी। इनवर्स। इनवर्ड। कैसे? इनवर्ड। आप इस वायर को पकड़ेंगे, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब है, आपके फिंगर्स आपको दे देती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस कॉइल पे देखें तो अगर आप इसको पकड़ेंगे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इधर क्या है? इनवर्ड्स फील्ड है। ठीक है, और करंट बढ़ रहा है तो यानी कि बी बढ़ रहा है। ठीक है, और बी को बढ़ने वाली चीज को मुझे अब अपोज करना है। अपोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अंदर वाले फील्ड के बाहर, उल्टा। तो क्या हो गया आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? रिपीट कर। क्या है? देखो, मेरे पास एक वायर है, वायर में करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट बढ़ा रही हूँ, करंट बढ़ा रही हूँ, तो बी भी बढ़ेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो बी बढ़ रहा है यहाँ पर, और उसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यानी इसके अपोजिट आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो अंदर था, अब आपको बाहर चाहिए। बाहर चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज आपकी तरफ। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए करंट डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ मुझे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बाकी सभी बताएं, क्या सही बताया इन्होंने? यस मैम। यस। तो अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अब भी अंदर ही है, अब भी अंदर ही है बी, लेकिन डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज। इसको करना चाहिए सपोर्ट। अगर करंट डिक्रीज है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए किधर आपको? अंदर की तरफ ही करना पड़ेगा ना। तो अंदर की तरफ आप करेंगे तो इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। चलते हैं। अब बताइए, एक बाहर कॉइल है जिसमें करंट डिक्रीज कर रहा है, और अंदर कॉइल में किधर इंड्यूस होगा करंट? मैम सेम डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यस। क्योंकि बाहर वाले में करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल से रिलेटेड है वो सारा का सारा किधर आ रहा है? आपका बाहर आ रहा है ना, राइट? कैसे आ रहा है? ऐसे बाहर। और वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज मतलब बी डिक्रीज, और बी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस मैम। मैम एक बार बता दो। सबसे पहले आप देखो कि पहला वाला जो कॉइल है उसमें करंट का डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, लेकिन करंट बोल दिया डिक्रीज। डिक्रीज मतलब बी डिक्रीज, बी डिक्रीज कर रहा है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। अब उसको हमें ऐसे करंट इंड्यूस कराना कि उसको सपोर्ट करे। सपोर्ट करने के लिए अंदर वाले कॉइल पे आपको एंटी क्लॉकवाइज ही दौड़ाना पड़ेगा बाहर की तरफ, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। समझ में आ गया? तो आपके पास ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। यस इसमें बताओ चलो, आई इज इंक्रीजिंग। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यस यस। ये अभी क्या हो रहा है? देखो, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, बाहर वाले कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो उसको अपोज कैसे करेंगे? अंदर करके। कौन सा है ये वाला कौन सा है? ये बाहर दिखा रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको अपोज करना पड़ेगा। अपोज करने के लिए कैसे करोगे? उल्टा। समझ में आई बात? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इससे रिलेटेड कैसे करेंगे? ये क्वेश्चंस आपके सीयूईटी में आए हुए थे, ये मोशन से रिलेटेड। क्लॉक एंटी क्लॉक। हमेशा इसमें याद रखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर ये इसके पास जाना चाह रहा है तो इसको दूर भगाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आप लाइंस के फॉर्म में याद करना चाहो वो भी कर सकते हो कि भाई नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रहा है तो इसको अपोज करना चाहिए। इसको अपोज करने के लिए इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा। या फिर अगर आप सिंपल देखें तो एक मोशन अगर इसकी तरफ है तो ये कॉइल उसको दूर करना चाहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ रहा था अब उसको अपोज करेगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा।
तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ, देखो देखना कहाँ से है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ इसको, ठीक है, तो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। अभी देखो ये हो रहा है कि साउथ पोल आपने इधर मोशन में लाया, आपको सिंपली क्या करना है कि इसके पास जा रहा है, इसको दूर भगाना है। दूर भगाने के लिए साउथ साउथ रिपेल करता है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, साउथ। मैम देखने का नजरिया यहाँ से, तो इस तरफ साउथ पोल, साउथ पोल में करंट का डायरेक्शन किधर होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। गुड, आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मान लो ऐसे कॉइल है और ऐसे एक मैग्नेट ड्रॉप कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो अभी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो इसको क्या करेगा, ये दूर भगाना चाहेगा। दूर भगाने के लिए यहाँ पर ऊपर नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा। अगर मैं ऐसे मान लो, ऐसे छोड़ो, ऐसे कर लो, मान लो एक मैग्नेट नीचे गिर रहा है, ये आपके पास साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये ड्रॉप कर रहा है, अब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करना चाहेगा, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा, नीचे की तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर से नीचे आ रहा था या जिस एक्सेलरेशन से नीचे ड्रॉप कर रहा है, उसका जी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, एक्सेलरेशन और जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा दोनों केसेस में। देखो जिस एक्सेलरेशन से वो गिर रहा था, अब उसको अपोजिशन मिल रहा है, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से वो गिरा अब उसको अपोजिशन मिल रहा है ना, यानी उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा ही नहीं होगा। मान लीजिए वो फ्री फॉल कर रहा था, लेकिन अब वो उसका एक्सेलरेशन जी से कुछ ना कुछ कम रहेगा क्योंकि उसको अपोजिशन मिल रहा है। इस केस में भी क्या हो जाएगा, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन मान लीजिए जी से फ्री फॉल कर रहा था, अब जी ना होके कुछ कम हो जाएगा, ए इज लेस देन जी, दोनों ही केसेस में। क्लियर है, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है बेटा। यस मैम। कोई डाउट, नो मैम। दोनों तरफ से जी ही ज्यादा है एक्सीलरेशन से। दोनों में जी ज्यादा है क्योंकि वो उस अपोज को देखो, वो फॉल कर रहा था उसकी तरफ, तब भी वो अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है यानी कि वो जिस एक्सेलरेशन, मान लो फ्री फॉल कर रहा था वो, तो जी से गिरना चाहिए था, लेकिन जी ना होके कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन जी से कम हो गया। सेकंड केस में भी वो नीचे गिरना चाह रहा था, लेकिन उसको कॉइल ने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, उसने एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बना लिया, तो अट्रैक्ट करेगा, तो अब जी से ना होके कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, मैम लेस देन जी। हाँ जी मैम, जैसे ये जो कॉइल है ये पूरी ऐसे जुड़ी हुई कॉइल है, गोल गोल। मैम जैसे क्वेश्चन था ना, तो उसमें वो कॉइल पूरी पूरी जुड़ी नहीं थी, टूटी हुई थी बीच से, और फिर ऐसे केसेस थे, तो उस केसेस में क्या आंसर आता है, उसमें कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? कॉइल जुड़ी हुई नहीं थी, मतलब कैसे मैम जैसे शेप, सर्किट दे रखा है मतलब कोई, नहीं मैम ऐसे ही बना हुआ था। आप मतलब मान लो मैम कि जैसे ये सर्कल बना है और यहाँ पे सर्कल पूरा नहीं बना, कहीं पे थोड़ा सा टूट गया वो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा फिर बेटा, नहीं फिर होगा तो ना? आपका करंट ही नहीं दौड़ेगा ना, ओपन सर्किट हो गया। तो मैम फिर वो जी से ही नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसपे? हाँ फिर वो नीचे ड्रॉप कर जाएगा, बस मैम उसकी वजह से फ्लक्स जरूर आपका चेंज होएगा यहाँ पर, लेकिन वो एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बस हम यही था उसका क्वेश्चन, तो बस वही पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो पहली बात तो, एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो यस उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ना, ठीक है, तो वो चीज आपको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉइल्स में किधर पोल बन रहा है, साउथ साउथ पोल बन रहा है या नॉर्थ पोल बन रहा है, तो वो डायरेक्शंस फिर आपको वैसे चेक करनी पड़ेंगी, और वो किस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वैसे, यस मैम। ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए कैसे लगाऊं मैं इस सर्किट के अंदर, एक बैटरी लगाऊंगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, बताओ। A coil is placed in a magnetic field decreasing at a rate of 10 Tesla per second. There is also a source of EMF 30 volt in the coil. Find the magnitude and direction of the current in the coil. अभी तक जितना पढ़ा है ना वो सारा लग जाएगा इसमें। सुमन डायरेक्शन को अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, मैं आज क्लास के जस्ट बाद इसको अपडेट कर दूंगी, 1-2 घंटे में आ जाएगी, या फिर आप क्लास के बाद रुक जाना। ओके मैम। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे?
मैम ये रेट क्या लिखा हुआ है 107 क्या दिखाया है? रेट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 107 10 टी है, यूनिट है, Okay. यूनिट टेस्ला पर सेकेंड। Coil is placed in a magnetic field decreasing at a rate of 10 t per second. There is also a source of EMF 30 volt in the coil. Find the magnitude and direction of the current in the coil. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रखा है आपको कॉइल में, दिख रहा है ना, छोटा सा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो कितना है? ट्वेंटी वोल्ट होगा। यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया है? 20 वोल्ट। ठीक है, आगे पूछा क्या है? करंट डायरेक्शन 4 एम्पियर। करंट गलत निकाला आप लोगों ने, 4 नहीं आएगा। देखो आपको क्या दे रखा है, डीबी बाई डी टी दे रखा है ना। मैम 4 ही आ रहा है। 2 आएगा क्या? 2 10 आएगा, एम्पियर 2 आएगा। तो सबसे आएगा। पहले देखो डीबी बाई डी टी आपको 10 दे रखा है ना, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कितना होता है? डी फाई बाई डी टी, राइट, यही होगा। और आप यहां देखेंगे कि अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, बी और ए के बीच में एंगल कितना है? अगर मैं बात करूं बी डॉट ए बाई में डी टी, ये इसको लिख सकती हूँ बी ए कोस 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर किधर लूं मैं इसका? मेरे पास देखो 2D सर्फेसेस होते हैं तो जनरली मेरा चॉइस है कि मैं इसको कैसे लेना चाहूँ, तो मैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में ले लेती हूँ, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास हट जाएगा, तो आपके पास आ गया क्या? एरिया कांस्टेंट है डीबी बाई में डी। एरिया कितना है बेटा? कितना दे रखा है? 2। और डीबी बाई डी कितना है? 10। तो ये आपके पास 20 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये ईएमएफ कैसे दिखाऊं मैं इस कॉइल में, किधर इंड्यूस होगा? देखो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था। तो इसमें अगर करंट ओरिजिनल आई ऐसे है तो अभी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज है। एंटी Induced- क्लॉकवाइज। देखो आपके आपके पास ये है आई, ठीक है, ये आई चल रहा है इस तरीके से, आपका इंड्यूस्ड है बी, आपके पास डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करने के लिए आपको कैसे बैटरी लगाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा। यस मैम, तो इसलिए ओवरऑल यस, 10 आई वोल्ट। इंड्यूस्ड एंटी 10 वोल्ट क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे, मान लीजिए यहाँ की बात करूं, एंटी क्लॉकवाइज बैटरी को ऐसे दिखा दूं, इसका मतलब देखो यहां से अगर ये करंट इंड्यूस वाला ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तभी तो ऐसे करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। तो ये आपका 20 वोल्ट आया है। और जब आपके पास ओवरऑल 10 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपके पास नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? अभी देखो जब ऐसे नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है तो ये आपके पास अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी है, तो यहाँ पर आपके पास 30 माइनस 20 10 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट आप कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। V आपके पास 10 है, R कितना है आपके पास? 5 ओम। यस, तो कितना हो गया? 2 एम्पियर। यस मैम। अब सवाल ये था डायरेक्शन का, नेट डायरेक्शन किधर आएगा? 10 वोल्ट आई है हमारे पास, 30 माइनस 20 है, तो जो ओरिजिनल वाला बैटरी था उसकी वाला जो करंट है वही आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। मैम इसलिए आएगा ना क्योंकि उसका ज्यादा है, ज्यादा हाँ उसकी। जी, हाँ जी, बिल्कुल इसीलिए आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझ लें, किसी को समझ में नहीं आया तो आगे चले हम। यस मैम। यस मैम। चलो, expression for induced EMF and
इंड्यूस्ड करंट एट एनी टाइम टी, जब एक कॉइल रोटेट कर रहा है, एक रोटेट कर रहा है अगर कॉइल इस फील्ड के अंदर, बताइए क्या होता है? हाँ जी, BL फॉर्मूला फॉर्मूला BLV BLB नहीं। देखो सबसे पहली बात, मान लीजिए इनिशियली टाइम टी ओमेगा वाला। 0 पर इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बी भी आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इनिशियली जो आपको है इसका समझ में आ रहा है ना, इसमें से कैसे फ्लक्स निकल रहा है। किसी थीटा टाइम में ये जब रोटेट करेगा तो मुझे बताओ बी और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? बी और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा? देखो इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रही हूं मैं, वो होता है 90 हो जाएगा। डी बाई में डी टी। फाई होता है आपके पास क्या? डी बाई डी टी बी ए कोस थीटा। तो मान लीजिए किसी टाइम टी के ऊपर इनके बीच में एंगल थीटा है। थीटा कैसे मान लो, इसी से दिखाती हूँ मैं आपको। ये इनिशियली आपके पास एक कॉइल है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और इसमें से जो एरिया वेक्टर है वो भी आपकी तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही, लेकिन मैंने इस कॉइल को अगर रोटेट कर दिया, इस कॉइल को मैंने रोटेट कर दिया, तो इसका एरिया वेक्टर, मान लीजिए थीटा से मैंने इसको रोटेट किया, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में भी तो एंगल थीटा हो जाएगा, राइट? यस मैम। ये इनिशियली ऐसे है और मैंने इसको ऐसे रोटेट कर, अभी 0 है, अब मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट कर रही हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर भी घूम गया ना ऐसे। ये इधर मैग्नेटिक फील्ड था और इधर एरिया वेक्टर, तो थीटा से रोटेट कर गया, तो बी ए कोस थीटा हो गया। यहां से आप क्या कर सकते हो, बी क्या लिखूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड एरिया क्या लिखूं, इनकी वैल्यू बताओ, बताओ बेटा। सॉरी, ये आपने किया नहीं हुआ डेरिवेशन वैसे क्लास में? मैम आप ओमेगा साइन ओमेगा टी क्या बोल रहे हो? यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस मान वाले लीजिए, फॉर्मूला की बात कर रहे हो क्या? एन बी हाँ ए मैं आपको ओमेगा बता रही साइन हूँ, ओमेगा टी। यस यही आता है आपके पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वो भी बताती हूँ कैसे। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये निकलता कैसे, वो ऐसे ही निकलता है, यहाँ से एन बी ए, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन। साइन थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा टी, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ओमेगा टी, और इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा। इस पूरे को आप क्या लिख लेते हैं, ई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू ई, ठीक है। ऐसे ही आप करंट भी लिख सकते हो। करंट क्या हो जाएगा, बाय में आर आ जाता है ना, आप Yes, क्या ma'am. करते, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय में आर, तो ई नॉट बाय आर को आप आई नॉट पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको पता होना चाहिए जब आपकी कॉइल रोटेट कर रही है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि इसका ग्राफ सबसे पहले कैसे बनेगा, साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ग्राफ मिलेगा। और ये यस आपके मैम। Yes, ma'am. ई नॉट हो गया। ऐसे ही करंट का बनेगा, कह भी सकते हो आप, यहाँ पर ये प्योर रेजिस्टर सर्किट हो गया, मतलब कोई लैगिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई नॉट। आपका सवाल ये हो सकता है इसमें कि एक साइकिल के अंदर जब एक कॉइल रोटेट कर रहा है तो कितनी बार जो है ई का डायरेक्शन बदल रहा है या आई का डायरेक्शन बदल रहा है, एक साइकिल में, मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी बार बदल रहा है? मैम 5 बार। 2 बार, 2 टाइम्स। आपको दिख नहीं रहा साइकिल, साइकिल देखो, एक साइकिल कितना है, यही है ना एक साइकिल, तो इसमें कितनी बार इसने डायरेक्शन बदल दिया, एक बार ऊपर गया है और एक बार नीचे आया है, ठीक है। तो एक बार ऊपर गया है, एक बार नीचे आया है, तो 2 टाइम्स इज द आंसर। 2 बार ई और आई डायरेक्शन चेंज करेगा। मैम थीटा की वैल्यू कितनी बार चेंज होगी? तो मतलब 0 एक बार, फिर एक बार π/2। हाँ देखो क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी बार चेंज होगी? नहीं वो हो सकती है, हो सकता है मैंने इसको 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार मैंने इसका थीटा रोटेट किया, लेकिन जो एक साइकिल है, अगर हम इस ई को प्लॉट कर रहे हैं, आई को प्लॉट कर रहे हैं, तो एक साइकिल, एक टाइम पीरियड में उसने कितनी बार स्विच किया, वो सवाल है। समझ में आया? ओके मैम, वो तो 2 बार ही किया है। ठीक है, चले आगे।
देखो सिंपल सी बात है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा है एक बार ऊपर आ रहा है एक बार नीचे आ रहा है, तो एक साइकिल में कितनी बार चेंज हुआ है, 2 बार चेंज हुआ है। सेम टू सेम चीज करंट में है, 2 बार चेंज हुआ है। ठीक है, चले आगे। अब आता है आपका मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर जरूर आ सकता है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ? बवाल, बीवीएल। बीवीएल, बिलीव, बवाल, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। तो आपके पास V क्रॉस B डॉट L, दिस इज योर ईएमएफ, जो कि एक मान लीजिए कंडक्टर में आ रहा है, जब वो कंडक्टर V वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अभी तक तो हमने ये देखा था ना कि कंडक्टर प्लेस्ड है तो उसमें आपके पास कैसे कैसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब वो कंडक्टर को ही हमने मूव करा दिया पूरा का पूरा, तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस जो होगा इसमें V क्रॉस B डॉट L, L इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अभी डिस्प्लेसमेंट का क्या चक्कर है वो एक क्वेश्चन से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जैसे हम लोगों ने पहले भी किया था ना डिस्प्लेसमेंट लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे ही Yes, ma'am. सेम है। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों में से कोई भी पैरेलल हो जाता है, V क्रॉस B डॉट L, दो कोई भी पैरेलल हो गए, V जीरो हो गया। या B L के साथ है, ठीक है, या V L के साथ है, तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस 0। और ज्यादातर जो आपके पास प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो प्रॉब्लम आएंगी V इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L, आप ये फेस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर इनके अलावा कुछ एंगल है तो वो फिर आपको पता ही है क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अभी जैसे अगर V इज परपेंडिकुलर टू B तो VB साइन थीटा, राइट, V इज परपेंडिकुलर टू B मतलब VB साइन थीटा। देखो ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ये B है जो इनवर्ड है, एंड V और B के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा VB साइन थीटा। यानी आप इसको लिख सकते हो, एक नया वेक्टर आएगा, ठीक है, जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है, वो L के पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो A डॉट B अगर दोनों के बीच में अगर पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास ईएमएफ कितना बन जाता है, जो आप बोल रहे हो बवाल या बिलीव, जो भी आपको याद करना है। समझ में आया कैसे बोल रही हूँ मैं? ये लेना समझ में आया, थीटा कैसे लिया है मैंने? किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बता दो। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप दो वेक्टर्स का करते हैं तो एक वेक्टर ही आता है। तो V क्रॉस B से एक वेक्टर आएगा, मान लीजिए X वेक्टर आया, जिसका डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू L आएगा। आप करके देख लो, V क्रॉस B, V से B की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करो, L की डायरेक्शन में एक वेक्टर आ रहा है, तो अब दोनों पैरेलल है तो XL cos 0 यानी cos 0 1 हो गया, तो VBL बन जाएगा। X क्या था मेरे पास, X की अगर मैं बात करूं वो क्या है VB, और फिर आपके पास L ये आएगा। और इसके अलावा कुछ भी एंगल दे रखा है तो फिर आपको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात? अच्छा अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ डायरेक्शन है मैम, वो भी राइट हैंड रूल से निकलेगा, राइट हैंड रूल। हाँ, और क्या चीज राइट हैंड रूल से निकाल रहे हो? मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। देखो यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हम लोग V की डायरेक्शन में हमारा थंब पुट करते हैं और B की डायरेक्शन में हमारा फिंगर पुट करते हैं, तो जो हमारा पाम जिस तरफ फेस करेगा उस तरफ हायर पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा ना, तो ईएमएफ इंड्यूस में एक पॉजिटिव पोलैरिटी है एक नेगेटिव है, तो वो आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अपने हैंड से। V की तरफ आप अपना थंब रखें और B आप करेंगे किसके तरफ, जो आपके फिंगर्स हैं उनको B की तरफ करेंगे, जो आपका पाम है वो आपका डायरेक्शन देगा राइट हैंड पाम, आपको पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल बताएगा, पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शंस देखना चाहते हैं यहाँ पर किस तरफ फोर्स लगेगा क्या लगेगा, वो आपका जो IL क्रॉस B है, ठीक है, उससे निकालेंगे। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी। फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? देखो तीनों परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, VB, और ये मान लो लेंथ है,
ठीक है, ये और जो बी है तीनों परपेंडिकुलर है, तो आपके पास सिंपल जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो जाएगा, बी वी एल, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.4, वेलोसिटी 5, और लेंथ कितना है आपका कंडक्टर का, बताइए लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर ही होगा ना, 25 सेंटीमीटर। 0.25 0.25, यहाँ से ई आ जाएगा। और मुझे करंट अगर निकालना है तो मैं करंट के लिए क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस कितना बोला है, 5 ओम, ये आपके पास क्या हो जाएगा, करंट। क्लियर है सबको, आंसर निकाल दो कितना आएगा, 0.1। 0.1। अब मुझे डायरेक्शन बताओ कि पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, मतलब किस तरफ पॉजिटिव आएगा, पी या क्यू, पोटेंशियल किधर पॉजिटिव आएगा, कम ऑन, अपना राइट हैंड पाम रूल से लगाइए, वी की तरफ। देखो कंडक्टर क्या आपका ये है ना, वी की तरफ आपको थंब लेना है, आपको फिंगर्स बी की डायरेक्शन में लेना है, तो जो जहां पाम फेस करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ में, Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला मैम खींचिए एक और बता दो। एक बार और, सीधा फॉर्मूला लगाइए, समझ में आ गया। करंट के लिए मैंने क्या किया है, I इज इक्वल टू ई बाय आर कर दिया। फिर आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं, मतलब सवाल अभी तो नहीं था इसमें, सवाल में ये पूछ सकते हैं पी क्यू में से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, तो वो टर्मिनल निकालने के लिए आप यूज करेंगे जो ये लेंथ है, इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, उस तरफ अपना थंब कर दो, ठीक है, और अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दो, और आपके पास जो पाम फेस करेगा वो आपको क्या दे देगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, ओके मैम। टर्मिनल हो जाएगा। क्लियर है। और इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी से निकल जाता है, ठीक है। वहां पर भी सब जगह देखो, पूरा चैप्टर में हमने राइट हैंड थंब रूल लिया, तो उसको एक जगह पर लिख लो, आप कैसे कैसे कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अभी देखो, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR of radius R is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V. तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, अब आ गया ना वो पाम रूल, यहां यूज होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया जो फॉर्मूले में L था वो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट ले लो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी शेप है P और R, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल 2R, ठीक है, और ये पूरा V वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहा है, ये मान लीजिए पूरा जो रिंग सेमी सर्कुलर रिंग है ये ड्रॉप कर रहा है, यानी कि ये ऐसे नीचे जा रहा है। तो अब देखो तीनों परपेंडिकुलर है ना, L भी ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपके पास V भी नीचे की तरफ है और B अंदर की तरफ है, क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं हो गए, यस और नो, क्या Yes, ma'am. परपेंडिकुलर हो गए। अब लगा दो फॉर्मूला आपका बवाल वाला, फोर्स क्या है, सॉरी ईएमएफ क्या आ जाएगा, बी वी एल। तो अब बी आपके पास क्या है, चलो यहां पर मैंने वैल्यूज नहीं दिया ना, तो बी को बी रखो, वी को वी, एल को आप रख दो 2R। अब इसका मुझे बता दो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले देखो किस तरफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव किधर आएगा, देखो वी नीचे की तरफ है इस तरह, और ये आपके पास किधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपके फिंगर्स अंदर की तरफ आएंगी, और आपका जो ये पाम है ये किधर फेस कर रहा है, आर की तरफ फेस कर रहा है ना, आर की तरफ फेस कर रहा है नहीं कर रहा Yes, है, ma'am. ये आपके पास पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो आप बोल सकते हैं दिस इज वी आर माइनस में वीपी। क्लियर है सबको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर सभी बच्चों को, कोई डाउट इससे रिलेटेड, नो मैम। चले आगे। चलो एक और बताओ, फिर मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। ये मान लीजिए इस तरह है, ये लेंथ L है, ये L लेंथ है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये V वेलोसिटी से इधर चल रहा है। अब निकालो इस पे ईएमएफ इंड्यूस्ड सबसे पहले। तो जो ये बनाया
हाँ जी, ये जो दो एल है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? कुछ भी जनरल ले लो, आप ले लो, पूरा थीटा ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अगर नहीं दे रखा तो हम थीटा मान लेते हैं पूरा, नहीं तो फिर आप उसका आधा आधा कर लेते हैं। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना होगा, ये जो फिगर है इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ किधर होगा बेटा, ये होगा ना, P से Q जोड़ दो, ठीक है, और ये पूरा चल रहा है v वेलोसिटी के साथ, और B इसका इनसाइड है, तो तीनों परपेंडिकुलर होगी, तो EMF क्या हो जाएगा, BVN। अब सवाल उठता है ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ, अगर ये L है, ठीक है, इसका इधर कॉम्पोनेंट लोगे कितना आ जाएगा, L cos थीटा बाई 2, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा L sin थीटा बाई 2, जो कि ये हो जाएगा L sin थीटा बाई 2। सिमिलरली ये भी L sin थीटा बाई 2। तो आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसकी जगह आप क्या रखोगे, BV ट्वाइस ऑफ L sin थीटा बाई 2। ये EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब इसका आप डायरेक्शन निकाल सकते हो किधर पॉजिटिव है, जैसे कि V की तरफ आप अपना थंब रखे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो पाम जिस तरफ फेस कर रहा है, दिस इज योर पॉजिटिव मैम थंब, क्यों होगा? Q इज पॉजिटिव। निकाल लोगे अभी, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो दिख रही है आपको फिगर में, उनको जोड़ दो, वहां से डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है, L देखो किधर है, V किधर है, वहां से E निकल जाएगा। मोस्टली केसेस में परपेंडिकुलर ही आएंगे तीनों, तो BVL ही लगने वाला है। फिर अब टर्मिनल कौन सा पॉजिटिव है वो आप चेक कर सकते हो यूजिंग योर पाम रूल। चले आगे। यस मैम। एक क्वेश्चन है ये जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, जो रेल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आता है। तो कंडक्टिंग रोड, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, इसका रोड का रेजिस्टेंस गिवन है। तो जब आप करंट निकालोगे तो उसमें ये रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। स्लाइड्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v on the two parallel conducting rails in uniform magnetic field B perpendicular to the planes of the rails। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो क्या होगा, तीनों परपेंडिकुलर है ना, L V और B क्या है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ तो वही हो जाएगा B V L, राइट, होगा या नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, V क्रॉस B डॉट L, यस मैम। तीनों परपेंडिकुलर BVL। अब करंट कितना होगा, मैम आर से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर Yes, दूं sir. यहाँ से, VVL बाय R कर दूं, ये रेजिस्टेंस R है, लेकिन यहाँ एक और आ रहेगा बेटा, स्मॉल r, यस मैम। क्योंकि यहाँ पर इस लेंथ का भी रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बताओ। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आया। ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। तो नीचे आएगा। ये नेगेटिव हो गया। तो आपको ये पता करंट का डायरेक्शन ये है। अब आप फोर्स निकाल लो, आई एल क्रॉस बी, ठीक है, तो आप फोर्स निकालेंगे तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। ठीक है, क्लियर है सबको। अगर रूल आप हैं, तो फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स अंदर लगेगा ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आई एल क्रॉस बी से आप निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर भी आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन में आप थंब पुट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप फिंगर्स पुट करते हैं, तो अब जहां पाम फेस कर रहा है उधर फोर्स लगता है। कंडक्टर पे ऐसे ही निकाल देते ना, इन मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने रखा है, या फिर आप सीधा एल क्रॉस बी कर सकते हो। एल का डायरेक्शन आप लेते हो कौन सा, जो करंट का डायरेक्शन है, तो करंट के डायरेक्शन से एल से बी की तरफ आप पॉइंट करेंगे तो आपके पास अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। यस मैम, आर की साइड लगेगा ना तो। फोर्स लगेगा, इस कॉइल पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। आपको क्या बताना है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो इसको इक्वल एंड अपोजिट आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो जिससे कि वो मूव करता रहे हल्का सा। तो हम इक्वल वाला निकाल लेते हैं। तो इक्वल निकालने के लिए आपको एफएम चाहिए। एफएम मुझे बता दो कितना हो जाएगा, एफ क्या है, आईएल भी, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड,
एल और बी के बीच में एंगल है 90, तो आई एल बी, तो फोर्स एक्सटर्नल भी आपको यही लगाना पड़ेगा, आई एल बी, बाहर की तरफ। ये बात सबको समझ में आई? मैम लास्ट वाला बताने पर। दोबारा बताती हूँ। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से इस कंडक्टर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन इस कंडक्टर को मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बाहर मूव कराना है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मुझे मूव कराना है, चलो मुझे अंदर भी मूव कराना होता तो भी क्या करते हैं हम लोग इस केसेस में, तो जो जितना इसको लग रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा। हल्का सा डिफरेंस होएगा, जिस तरफ आपको मूव कराना है उस तरफ हल्का सा ज्यादा कर दो, 0.0001, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। समझ में आया? उसमें चेंज नहीं हो, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आ गया ना, एक्सेलरेशन हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना अंदर फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक कंडक्टर मूव करेगा, रोड मूव करेगा। समझ में? अब अंदर लग कितना रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो आई एल क्रॉस बी से मैंने निकाल लिया, आई एल बी आ गया, तो उतना ही आपको बाहर लगाना पड़ेगा। हाँ जी बेटा। मैम मैम जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही बाहर लगेगा, तो मैम वो स्टैटिक नहीं हो जाएगा, वो तो हिलेगा इक्वल ही ना नहीं है, फिर। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हल्का सा डिफरेंस होता है। एक तरफ आपका एक्सटर्नल, मान लीजिए मैं इसको आउटवर्ड मूव करा रही हूँ ना, तो मेरे को हल्का सा एक्सटर्नल साइड पे थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा रखनी है कि उसका एक्सेलरेशन नहीं हो। अगर हमको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए होता किसी भी चीज में, तो हम उसको बहुत स्लो मूव करते हैं ना। ये चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और सब जगह करते हैं, हम क्या करते हैं, स्लो चार्ज को धीरे 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 मूव करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक ऐसा केस करते हैं ना हम लोग कि भाई हमारे पास जो है पोटेंशियल जब हम निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन लेते हैं, एक इंटरनल लग रहा होता है, तो हम बाहर वाला जो चार्ज है मतलब उसको स्लोली स्लोली मूव करा के लेके आते हैं, दोनों को इक्वल एंड अपोजिट रखते हैं, तो स्लो कराते हैं। इस स्लो कराने के लिए क्या करेंगे, हमको लगभग इक्वल एंड अपोजिट रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन और हमारे न्यूमेरिकल्स जो है उनमें हम उनको इक्वल कर देते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं पावर इनपुट बाय अप्लाइड फोर्स। पावर इनपुट बाय अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हो ना, उसको कांस्टेंट चलाने के लिए आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, तो पावर आ गई पिक्चर में। कितना पावर इनपुट देना पड़ रहा है आपको? वो वही होगा ना, वी स्क्वायर बाय आर लेंगे, मतलब ई स्क्वायर बाय आर। कितना लोगे बताओ, आप बताओ। v square l square v square upon r। वी स्क्वायर वाला नहीं लेंगे हम लोग, हम लोग लेंगे पावर हो गया वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, वी वी स्क्वायर ईएमएफ आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो उसका फॉर्मूला। हाँ यार। नहीं, हम निकालेंगे पावर फोर्स इनटू में वेलोसिटी से, एफ डॉट वी से, और एफ वी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी एक पावर का फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि अब हमारी रोड वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम देखते हैं, तो एफ वी हो जाएगा। अब एफ हम लोगों ने निकाला था, जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसी से पावर इनपुट आएगा ना, तो कितना हो गया, आई एल बी वी। अब यहां पर आप पुट कर सकते हो सारी चीजें जो भी आपको पुट करनी है। फिर पावर आउटपुट इन बोथ द रेजिस्टर्स क्या होगा, यहां आप यूज कर सकते हो आई स्क्वायर आर वाला। पावर आउटपुट इन बोथ द रेजिस्टर्स, चाहे सीरीज में लगे हो चाहे पैरेलल में लगे हो, हम लोग कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर से कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा तो मान लीजिए आई करंट है, तो आई स्क्वायर आर प्लस में कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर स्मॉल आर, तो आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस में आर, और आई वैल्यू आप निकाल चुके हो बी वी एल बाय में आर प्लस आर। तो अगर हम ये पुट करते हैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय में आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये आर प्लस आर आ गया इधर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला जो पावर आउटपुट का बना हो कितना बना बेटा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय में आर प्लस आर। अब जरा पावर इनपुट का फॉर्मूला निकालो, इस फॉर्म तक पहुंचो, क्योंकि दोनों पावर सेम आएगा, ठीक है, एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हुआ, दोनों पावर सेम आएगा, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट मिलेगा। तो इनमें वैल्यूज पुट करके निकालो कि आपका ये आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैम मैम इसमें जो इनपुट वाले में है वो फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया, एफ इंटू वी क्यों लिया हमने?
एफ डॉट वी, देखो पावर इनपुट, आपने पावर इनपुट किया, आपने फोर्स लगाया तभी तो पावर आया ना। आपने जो उस मशीन में पावर लगाया है वो आपने फोर्स दिया, आपने मैकेनिकल वर्क किया है वहां पर। वो मैकेनिकल वर्क जिस फोर्स से किया वो फोर्स आपको पता था, और वो जिधर मूव कर रहा है वो वेलोसिटी आपको पता थी। तो वहां हम लोग इनपुट के लिए एफ और वी वाला फॉर्मूला उठा रहे हैं। सर्किट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं आई स्क्वायर आर वाला। आई स्क्वायर वाला लिया क्योंकि सीरीज है, वो सीरीज में करंट हर जगह सेम रहता है, तो हम लोगों ने, ताकि हमारा कॉमन आ जाए, आर प्लस आर आ गया। लगाने को आप वी वाला भी लगा सकते थे, ईएमएफ आपको पता है अब इसमें कितना है। ठीक है, अब यहां से देखो ये वाला इनपुट जो है, इनपुट से आउटपुट मैच हो रहा है। देखो अगर आई का वैल्यू आप पुट कर दे बीवीएल बाय में आर प्लस आर, तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन रहा? यस मैम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है यहाँ पे। जितना मैकेनिकल वर्क किया आपने, जो फोर्स लगाया, जो काम किया, उतना ही आउटपुट आपको रेजिस्टेंस में मिल रहा है। हम मान रहे हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। समझ में आया? तो ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ohm, force needed to move the road as indicated with the constant speed of 2 meter per second is। फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है आपको याद करने का, आपको निकालना आना चाहिए। अभी सभी बच्चे क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे हम क्लास नहीं छोड़ेंगे। सॉल्व इट। इसके बाद हमारा रोटेशन वाला एक टॉपिक पेंडिंग है, फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको देखो क्या चाहिए, आपको फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स किसके इक्वल आएगा? मैग्नेटिक वाले फोर्स के इक्वल आएगा। मैग्नेटिक वाला फोर्स आपको पता है कितना होगा? तीनों ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एल बी आई बी, सॉरी एल बी वी बी और बी बी। तो फॉर्मूला तो आपके पास यही लगेगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वाला कितना है? आई बी एल। और यही आपको एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा ना, टू मूव इट विद अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर आप आई का वैल्यू निकाल के पुट कर लो और फाइनल फॉर्मूला बताओ क्या बनता है, और उसमें वैल्यूज आपको 5 एम्पियर। आपका करंट 5 0.5 एम्पियर। नहीं अच्छा आई का बोल, मुझे फाइनल रिजल्ट बताओ कि रेजिस्टेंस क्या निकालना है इसमें, फोर्स कितना आएगा टोटल न्यूटन में। आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? बीबीएल बवाल बाय में रेडियस, सॉरी रेडियस बोल, रेजिस्टेंस, ठीक है, इनटू बी एल। अब इसमें आपको क्या चीज नहीं पता, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय में आर। बी भी पता है 0.15 का स्क्वायर, वी भी पता है 2, लेंथ पता है 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस कितना है 3। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा इन न्यूटन्स। तनीषा मैं बताऊंगी आपको कहाँ मिलेगा आपको रिकॉर्डेड क्लास, क्लास के बाद रुक जाना अभी, ठीक है। एक बार फॉर्मूला फिर से बताएंगे कैसे लगाया आपने? देखो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स मुझे पता है, इस पे कितना लगेगा कंडक्टर पे, यस कितना आई एल बी, आई एल क्रॉस बी, और उनके बीच में 90 है तो आई बी एल हो गया। यही आपको फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा टू मूव इट विद अ कांस्टेंट स्पीड। आई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा सबसे पहले इस कंडक्टर के अंदर? एल, आपको फॉर्मूला क्या बताता? वी क्रॉस बी डॉट एल, और तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? बीवीएल। यस करंट इस सर्किट में कैसे दौड़ेगा? करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जितना ईएमएफ है बीवीएल डिवाइडेड बाय में सर्किट में कितना रेजिस्टेंस। अभी इन्होंने कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है 3 ओम वाला, डिवाइड बाय उस रेजिस्टेंस से कर देंगे। तो ये I इक्वल्स टू बीवीएल बाय आर मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर। मैम 3 into 10 आ रहा है।
3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ रहा है Yes, ma'am. सबका। अब मुझे इसमें बता दो कि पॉजिटिव किधर आएगा, मैम ऊपर की साइड। ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है सबको अभी? तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, करंट का डायरेक्शन बताना पड़ जाए वो भी बता सकते हो आप। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो हमेशा ऐसे चेक कर लिया करो कि एक्चुअली में पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है, करंट का डायरेक्शन सब कुछ पता लग जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? क्लियर है? क्वेश्चन करने से होगा अब तो। हाँ, तो रेल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, और जो मैंने आपको पीडीएफ अपलोड कर रखा है उसमें ढूंढिए। आज जो टॉपिक्स के हैं इनसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर ईएमआई सेक्शन में ना ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, ये वाला जो ईएमआई वाला पार्ट है इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक बचा है अभी, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आज जितना किया है कितने टॉपिक्स हैं? 3-4 ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ईएमआई के क्वेश्चंस लगाओ। एक टॉपिक और बनता है इसमें, कैलकुलेट ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ द रोड्स। अभी करना चाहते हो बाद में करना है? मैम एडी करंट नहीं आ वो रहा? करा देंगे। नहीं, एडी करंट से एज स्पेसिफिक कोई अलग से टॉपिक नहीं है ना बेटा। वो आपका जो सीयूईटी का मैं सिलेबस दिखाती हूँ आपको अभी देखो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ रोड। जब एक रोड ओमेगा के साथ घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, किसी को फॉर्मूला याद है इसका? कुछ हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर ऐसे कुछ था। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर एल ओमेगा। स्क्वायर ओमेगा, हाँ। इस पे हम बाद में जाते हैं। सबसे पहले मुझे मैम ये किसका फॉर्मूला है? अभी बताते हैं। ये जो ये वाला जो फॉर्मूला है ईएमएफ इंड्यूस का बेटा, इस रोड में ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, सबसे पहले ओमेगा से घूम रहा है। क्या इसके अंदर लेंथ और जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है या इसका जो बी है वो तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं? देखो आपके पास सबसे पहले जब एक रोटेशन होता है, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको ऐसे, तो हर पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। अगर मान लो इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यही होता है ना, किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना है, वहां तक का दूरी देखो इस एक्सिस से कितना है, और इनटू में ओमेगा। ओमेगा सेम है सबके लिए, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। जब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो अब हर पॉइंट पर अलग अलग, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये मान लो छोटा है, अब आर के साथ वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ सबसे मैक्सिमम जा रहा है। तो आप फॉर्मूला जब निकालते हैं E इज इक्वल टू BVL वाला, अब ये तीनों परपेंडिकुलर है ना, ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, तो यहाँ जो V है, समस्या हमारे लिए होगी ना, V क्या लूं मैं, क्या लूं मैं V? अब सब जगह हर पॉइंट पर अलग अलग है। पहले वाले केसेस में V क्रॉस B डॉट L हम ले रहे थे, V क्रॉस B डॉट L, ये ईएमएफ इंड्यूस है। लेकिन वहां हमारे पास जो V था वो हर जगह सेम था, पूरा कंडक्टर के लिए सेम था। अब जब मैं रोटेट कर रही हूँ तो यहाँ पर हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग VCOM लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का। अब इसका सेंटर ऑफ मास जो लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, मान लो ये पूरा लेंथ L था, तो ये कितना हो जाएगा? L बाय में 2। अब VCOM आपको निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। R की जगह एक्सिस से जो डिस्टेंस है कितना हो गया? L/2 इंटू ओमेगा L। तो क्या आपका फॉर्मूला ये नहीं आ गया? हाफ B L स्क्वायर ओमेगा, दिस इज योर ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसमें क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। क्या करना है आपको, जब भी ईएमएफ इंड्यूस जैसे रोटेशन के केस में निकालना है, तो आपको सीधा ये देखना है किसके किसके बीच में आप निकाल लो। मान लो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकाल लूं, मैं थोड़ा इधर बड़ा करके दिखा रही हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। मान लो मैं इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में निकाल रही हूँ, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये लेंथ L है। तो आपको सीधा क्या करना है, फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस्ड का आपको पता है BVL होता है, V को VCOM रखना है। जो भी आपका लेंथ है, जिस भी लेंथ का आप निकाल रहे हो सकता है मैं आधे का बोलूं आपको, मुझे आप बताओ कि ये मान लो C पॉइंट है, कि मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑफ AC पॉइंट बताओ कितना होगा। तो आप लेंगे लेंथ इतना, और VCOM इस लेंथ का कितना है वो लेंगे। तो सबसे पहले जब आप बड़ी लेंथ की बात करो, AB लेंथ की बात करो, उसका VCOM कहाँ होगा? उसके सेंटर में होगा। तो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? L/2।
VCOM के लिए कैसे निकालोगे? देखो VCOM निकालना है आपको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर VCOM कैसे निकालोगे? R की जगह L/2 इंटू ओमेगा, राइट। और ये लेंथ कौन सा है? ये लेंथ है पूरा, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच में आप निकाल रहे हो। अगर मैं यही चीज आपको उठा के दे दूं कि मुझे इतना बताओ, ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? L/2, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब मुझे इसके लिए EMF इंड्यूस बताओ कितना आएगा? इसका VCOM लेंगे अब हम, करेक्ट, जिस लेंथ का निकालना है। और फॉर्मूला B VCOM L है, तो पहले तो लिखो B VCOM यानी इसका। अब ये लेंथ कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा आधा है, L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? L/4 L/4 इंटू ओमेगा। और ये जो लेंथ लिखना होता है बाहर वाला, ये टोटल जिसके बीच में आप निकाल रहे हो, ये कितना है? L/2। L/2। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके आना। VV माइनस VC निकालना है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो। V किधर है? हर पॉइंट पर V किधर है आपका? इस तरफ है। और B किधर है? अंदर की तरफ है। पाम किधर फेस कर रहा है? ये पॉजिटिव है। तो ये वाले जो पर्टिकुलर केसेस हमने करे, सब में पॉजिटिव इधर आ रहा है। और अगर मैं आपको पूछ लूं VA माइनस VC, आपके पास जो आंसर आना है दिस इज VA माइनस में VB, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में है। लेकिन मैं पूछ लूं VB माइनस VA, आप आंसर निकालो अपना, ये फॉर्मूला, ये जिस तरीके से हमने पुट किया चीजें, और बाद में आप देख लो कि भाई मेरा एक्चुअली में डायरेक्शन पॉजिटिव इधर बन रहा है, बट इन्होंने उल्टा पूछा है तो नेगेटिव लगा देना, ठीक है। कर लोगे? मैम तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक मैम अच्छा है अगर उनको अच्छा क्वेश्चन डालना है। हाँ जी बेटा। मैम मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। कौन सा? मैम मेरे को भी नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन से समझाती हूँ फिर मैम। अभी आपको ये जो रोड है ये घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। अब आपको पता है जब एक रोटेशन की बात आती है तो रोटेशन के केस में अब इसका हर पॉइंट का लीनियर जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब मुझे किसी भी पॉइंट पर निकालना है, मुझे जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है वहां से r डिस्टेंस लेना होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब EMF इंड्यूस निकालना है। EMF इंड्यूस क्या होता है बेटा? V क्या फॉर्मूला था आपके पास? V क्रॉस B डॉट N, यही होता है ना फॉर्मूला? यस मैम। यहाँ तीनों चीजें परपेंडिकुलर। देखो हर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा, कोई भी ले लो आप। लीनियर वेलोसिटी तो आपका जब घूम रहा है किसी भी पॉइंट पर निकालोगे तो टेंजेंट से आती है ना। अगर मान लीजिए आप सर्कल में एक पत्थर को घुमा रहे हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इधर आएगी। तो कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी वहां उस पॉइंट पर इस तरह टेंजेंशियल है। तो ये आपके पास क्या होगा? ये हर एक पॉइंट आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करा है, हर पॉइंट घूम रहा है ना अपने आप में, घूम रहा है नहीं घूम रहा हर पॉइंट? यस मैम। तो आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी देख रहे हैं तो वो टेंजेंट हो गया। तो उससे आप समझ सकते हो कि हर पॉइंट का वेलोसिटी इस तरह परपेंडिकुलर है। लेंथ आपको दिख रहा है किस डायरेक्शन में, बी आपको दिख रहा है, क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं है? यस मैम। मैम तो इसके ऊपर अब आपके पास इंड्यूस ईएमएफ वही फॉर्मूला बन गया BVL। यहां तक क्लियर है? लेकिन Yes, समस्या ये थी कि V था लीनियर वेलोसिटी। एक बॉडी होती तो मैं बोल देती, एक बॉडी अगर मान लो, अगर मैं एक बॉडी इस तरीके से पूरी बॉडी को मैं इधर V वेलोसिटी से चला रही हूँ तो हर पार्टिकल जो है उसका V वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन जब ओमेगा की बात आ गई तो हर पॉइंट का V अलग हो गया, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ अलग वाला तो चीज लेना ही नहीं पड़ा। अब अलग हो गया, वो निकालोगे कैसे? इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब V1 V2 V3 ऐसे बहुत सारे हो गए, तो लू कौन सा? जब भी इस तरह लीनियर वाले केसेस होते हैं तो यहाँ पर अब V आप ध्यान रखें, आपको सेंटर ऑफ मास वाला लेना है। जो ये लेंथ L है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए रेडियस, सॉरी ये जो R है रेडियस ही है वैसे तो, क्योंकि वो पार्टिकल भी एक सर्कल मूव कर रहा है। तो ये जो R है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, दिस इज R फ्रॉम द रोटेशन वाला जो एक्सिस है। मान लीजिए ये आपके पास एक्सिस है, इसके अबाउट में एक रोड को घुमा रही हूँ, तो यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस इज R। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कितना लिखूं इसको? ये जो लेंथ है, ये देखो इससे समझो, ये आपके पास लेंथ है L लेंथ है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बता दो,
छोड़ो घूमना L फिरना, by L/2 होगा। तो आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा से निकालोगे। आर yes, क्या रखूं इस सेंटर ऑफ मास के लिए? एक्सिस L by 2 घूम रहा है, मान लो ये अगर ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, तो ये एक्सिस जिससे घूम रहा है वहां तक का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा? L/2 इंटू ओमेगा। yes ma'am, ठीक है, तो ये पास ये चीज हो गया आपके पास b L/2 ओमेगा, और बाहर L जो आपका पूरा लेंथ जो आपने लिया है, जैसे मैं अगर A और B के बीच में AMF इंड्यूस वाला पार्ट निकाल रही हूँ तो L ही लेना पड़ेगा, राइट? तो ये L जो बाहर L लगा हुआ है ना, वो L है टोटल लेंथ जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा आपके पास? VA माइनस में VB, वाई VA माइनस में VB, वो आप डायरेक्शन देख सकते हो। देखो V की तरफ थंब, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पाम बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो VA माइनस VB। सिंपली आपको ध्यान रखना है VCOM क्या है? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करना है। वहां सेंटर ऑफ मास का दूरी कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो रखना है। बाहर जो आपको लेंथ दिख रहा है, जो पॉइंट्स A B के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हो, वो लेंथ रखना है। आई बात समझ में? तो VA माइनस VB आ yes गया। ma'am, अब मुझे बता दो VA माइनस yes ma'am, VC कितना होगा। अब आप सिंपल फॉर्मूले पे जाओ, BVL, VA माइनस VC यानी सिर्फ AC लेंथ की बात कर रहे हैं। तो उस AC लेंथ का पहले तो मैग्नेटिक फील्ड B ही है, L की जगह 1/4 हो जाएगा ना, L/2 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? L by 2 L by L 4 omega upon 4 ओमेगा। आई बात समझ में अभी? यस yes मैम। ma'am, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? B L स्क्वायर ओमेगा बाय में 8। ये कितना था? B L स्क्वायर ओमेगा बाय में 2। क्वेश्चन क्या है? VB माइनस VC निकालना है। तो आप करो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो आपके पास yes क्या? ma'am, VB माइनस में VC आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अभी? मैम वैसे हम सेंटर ऑफ मास क्यों लेते हैं इसमें? yes ma'am, सेंटर ऑफ मास क्यों ले रहे हैं हम लोग? देखो हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है? तो Yes, EMF इंड्यूस के लिए हम लोग या तो एवरेज निकाल के लें, या फिर आप वो एवरेज समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मास है वो सेंटर पे रखा हुआ है, उसका वेलोसिटी ले लो। तो मैम क्वेश्चन में हमेशा रोड ही आएगा या फिर कोई इरेगुलर शेप आ गया तो नहीं, हमें रोड मैम आपके सिलेबस में रोड से रिलेटेड ही आएगा, रोड इससे से अलग नहीं ठीक है। आएगा। ठीक है, और ये तो चलो हमने अलग अलग निकाला है। सिंपली आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? मान लो मुझे निकालना है, अभी सेम आंसर आएगा, देखना आप करके देखना। मान लो मुझे निकालना है VB माइनस VC, VB माइनस VC, ठीक है। ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये मतलब ये पॉइंट C हो गया, ये इसके अबाउट घूम रहा है। फॉर्मूला क्या है आपके पास EMF का? BVCOM इनटू में लेंथ। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? VB माइनस में VC, ये आपका C पॉइंट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल सकती हूँ बेटा? VC माइनस में VB निकालती हूँ सबसे पहले, सीधा सीधा डायरेक्ट निकालूंगी। देखो VC माइनस में VB, ये लेंथ का मुझे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मैं फॉर्मूले में VCOM क्या, V क्या होता है? R ओमेगा होता है, तो ये इनके बीच में निकालना है ना। तो ये लेंथ कितना है पहले तो ये बता दो पूरा। अगर मैं L by 2 आपको सिंपली L/2 रखना है, बाहर आपको B रखना है, ये तो सिंपल है। और आप यहाँ से देख सकते हो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको B अंदर दे रखा है, ठीक है? और इसका जो V आएगा वो ऐसे, अगर इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो ये ऐसे आएगा। क्लियर है सबको? तो अब V और B की बात करें तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है? तो Yes, VC ma'am. भी निकलेगा मेरे पास, तो इसका निकालना है आपको। अब बस इतनी कहानी है कि VCOM क्या रखना है। यहाँ VCOM क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास, इस लेंथ का क्या होगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? 3L/4 3L/4 इनटू ओमेगा। तो आप डायरेक्ट जहां से जहां निकालना है वो भी कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट करके ऐसे माइनस करके करोगे वो भी आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। समझ में आया?
तो मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि एक्स और वाई के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला उठाना है, जिसके बीच में निकालना है वहां VCUM निकाल लो उस लेंथ का कितना बनेगा, और आर क्या रखना है, जो एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट का। जैसे इस पॉइंट का मैंने क्या रखा, पूरा डिस्टेंस, इस पॉइंट का कितना हो जाएगा L/4, और जिसके बीच में आप निकाल लो वो ये लेंथ हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव आप चेक कर सकते हो किधर आ रहा है, तो वो VB माइनस VC, तो सॉरी VX माइनस VY। और आपको उल्टा कुछ पूछ ले, जैसे मेरा निकलेगा VC माइनस में VB, अगर पूछ ले VB माइनस में VC, जो भी आंसर आए नेगेटिव लगा दो, पोटेंशियल समझ में आया। तो एक करके देखना सेम क्वेश्चन अपने हाथों से, कभी इधर लगा के देखो, कभी इधर लगा के देखो, पूरा लेंथ के लिए लगा के देखो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। चलिए फिर आज हम यहीं तक करते हैं। आज तो हमने 1.5 घंटे की क्लास ले ली है। मैम मैम वो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें वो जो केसेस आते हैं कि स्फेयर है कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, और वो फिर आता है शेल है कंडक्टिंग